कर रहे हैं। यह POI की सीरीज नंबर 9 नंबर रहेगी। इसके पहले भी POI की सीरीज कर रहे हैं, सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट के POI की सीरीज चल रही है। ये जो आपके POI की सीरीज है आपकी तैयारी को बेहतर करेगी, आपके प्रिपरेशन को बेहतर करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में इसमें हम आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे POI के। अब देखना यह कि 30 इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों के कितने आंसर सही होते हैं। तो चलिए आइए, सभी लोग तैयार हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 4, 16, 20, 32। ये टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती। तो मनुष्यों में प्राथमिक या अस्थाई दांतों को प्राथमिक भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। अस्थाई दांतों को प्राथमिक भी बोला जाता है। तो प्राथमिक या अस्थाई दांतों अर्थात दूध के दांत की कुल संख्या 20 होती है। 6 महीने की उम्र से यह निकलना शुरू होता है और 6 से 12 वर्ष की आयु में के बीच धीरे धीरे गिरकर स्थायी दांत 32 दांत द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो कब से गिरता है? 6 से लेकर 12 वर्ष इन दोनों दूध के दांत गिरते हैं, अस्थाई दांत प्राथमिक दांत गिरते हैं, फिर पूरे दांत 32 दांत होते हैं 12 वर्ष के बाद। तो दांतों से प्रश्न आता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान देना, समझना है। अब देखते हैं आपका प्यारा सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिशु जन्म की समान प्रक्रिया है? समय से पहले जन्म, मरे बच्चे का जन्म, उल्टे बच्चे का जन्म, या बच्चे का सिर पहले दिखाई देना। सभी लोग बताइएगा, मेरी सभी माताएं बहनें सिस्टर एंड टीचर सभी लोग इतना जानते होंगे, शिशु से संबंधित प्रश्न आता है, शिशु जन्म से संबंधित थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते हैं। सभी सिस्टर ध्यान दीजिएगा कि शिशु जन्म की समान प्रक्रिया, चाइल्ड जो बर्थ होता है, प्रसव की सबसे समान और सुरक्षित प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। हमने बताया था, क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का सिर सबसे पहले जन्मनाल में प्रवेश करता है। तो बच्चे का सिर पहले दिखाई देना, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। साथियों, भ्रूण को माँ के गर्भाशय से कौन जोड़ता है? गर्भनाल, अपरा, त्वचा, डिंब वाहिनी नलिका, सभी बताइए। तो मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, कि गर्भनाल को माँ के गर्भाशय से जोड़ने वाला जो होता है वह गर्भनाल होता है। भ्रूण को माँ के गर्भाशय से कौन जोड़ता है? गर्भनाल जोड़ता है। अम्बिलिकल कार्ड, इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कार्ड भ्रूण को माँ के प्लेसेंटा अर्थात अपरा और गर्भाशय से जोड़ता है। इसके माध्यम से ही बच्चे को ऑक्सीजन पोषण प्राप्त होता है और अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलता है। तो जो भ्रूण होता है ये कार्ड गर्भनाल किससे जोड़ता है? अपरा से, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसके अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है? स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो कई बार पूछा गया है और आपको पता होगा कि बकिंघम ने कहा है, मनोवैज्ञानिक बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता या क्षमता है। यह मनोवैज्ञानिक में बुद्धि की एक प्रसिद्ध परिभाषा है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और आपको नॉलेज में होना चाहिए। हर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, जितना ज़्यादा आप लोग बेहतर जवाब देंगे, आंसर देंगे, कमेंटेड बनेंगे, आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है, आपकी तैयारी और भी निकलने वाली। बकिंघम से आएगा, टर्मन का स्टेटमेंट, गैरेट हो गया, वेचलर हो गया, इन सारे के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं और हमें इनको पढ़ना है। जितना ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे उतना सभी लोगों को बेहतर हो। टर्मन की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता। अगर प्रश्न आ जाए कि बुद्धि जो होती है वह आपके अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है, तो टर्मन की परिभाषा। गैरेट ने क्या कहा? इन्होंने बुद्धि को उन समस्याओं को हल करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जिनमें प्रतीकों का उपयोग हो। अगर प्रतीकों शब्द आ रहा है तो समझिए गैरेट की परिभाषा है इसका, अगर प्रतीक या प्रतीकों शब्द का है।
वेचलेसर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की एक वैश्विक क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण सोचता है। वैश्विक शब्द आए तो वेचलर, बात से वेचलर और बात से वैश्विक, तो शब्दों का गेम है। जो शब्द को समझ गया वो टेट एग्जाम को आसानी से पार कर गया। बुद्धि का सही फार्मूला सभी लोग जानते होंगे। बुद्धि का क्या होता है? मानसिक आयु यानी MA होता है बटे वास्तविक आयु यानी शारीरिक आयु अर्थात CA जो करंट एज होता है, इसमें गुणे का 100 कर देंगे, आप हमारा क्या निकल जाएगा? IQ निकल के आ जाए। ये होता फार्मूला। और IQ चेक जाए, सूत्र पूछ लिया जाए, निकालने कुछ पूछा जाए, एक प्रश्न IQ से अवश्य पूछ लिया जाता है। अगला है लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जो लघु समुदाय होता है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बोगार्डस, AW ग्रीन, रॉबर्ट रेडफील्ड या रास के द्वारा दी? सभी बताइएगा। और साथ ही साथ हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम आपको डाटा फॉरवर्ड करेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स है उन सभी टॉपिक को कवर किया है जो जिस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपकी तैयारी 15 से 20% और मजबूत कर देगी, सुदृढ़ कर देगी, परफेक्ट कर देगी। तो साथियों इसका जवाब आ चुका है। लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय की अवधारणा दी। इन्होंने इसकी 4 विशेषताएं बताई: लघुतम, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और विशिष्टता। 4 ध्यान रखिए। विशेषताओं से भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा साथियों। किसी भी प्रकार से आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि टेट एग्जाम को फतेह करना है, सारे प्रश्न के जवाब आना चाहिए। इनमें से कौन सा समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होती? देखिए जिन समुदायों को महत्वपूर्ण विशेषता होती, समान जीवन शैली होती है, विशिष्ट नाम, स्थायी। लेकिन अस्थायी जो शब्द है यह समुदाय की महत्वपूर्ण नहीं होता। टेम्पररी शब्द जो होता है, अस्थायी होना इस समुदाय का लक्षण नहीं होता। बाकी पूछा जाए कि समुदाय के लक्षण कौन होते हैं, वो होता है सामान्य जीवन शैली। समुदाय कम्युनिटी होता है। विशेषताओं में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। स्थायीपन, सामान्य जीवन शैली, विशिष्ट नाम, ये सारे चीज़ें होती, लेकिन अस्थायी का कोई स्थान नहीं। हालांकि खाली स्थान को अविपरीत शिक्षण का एक संकेत माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति का, शिक्षक द्वारा दिए गए सुधारात्मक कार्य का, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण शांति या पिन ड्रॉप लाइसेंस। तो किसको अविपरीत शिक्षण का एक संकेत माना जाता है? वह होता है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षण जो होगा, चाइल्ड सेंटरेटेड जो लर्निंग होती है, इसमें जब छात्र उत्सुक होकर कक्षा में प्रश्न पूछता है, इस बात का प्रमाण होता है कि बच्चे प्रेरित हैं और सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। जहाँ पर बच्चे प्रेरित हों, सक्रियता हो, तो वह ऑप्शन सही होगा ही होगा, क्योंकि वह पॉजिटिव कहला जाएगा। अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक तर्क की क्षमता का प्रदर्शन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की क्या स्थिति है? देखिए जब भी अमूर्त तर्क दे दिया जाए तो जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था कहलाती है, फॉर्मल ऑपरेशन या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है। संवेदी गामक अवस्था जो होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं। जीन पियाजे जिस एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आए, वो तो रखा ही हुआ है। छात्रों में श्रम की भावना का विकास करने के लिए क्या, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों में श्रम की भावना का विकास करना है तो कहीं ना कहीं अवसर शब्द आ जाए, विद्यार्थियों को समय समय पर श्रम करने का अवसर दे दिया जाए। और सब शब्द परफेक्ट होता है। शब्दों को देखिए, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सारे कथन पढ़ने पड़े। मार्गदर्शन प्रदान करने में विभिन्न एजेंसियां जैसे परिवार, स्कूल, सामाजिक सेवा एजेंसियों द्वारा, राज्य द्वारा प्रायोजित संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी चाहिए जो मार्गदर्शन और की तकनीकी पूर्णतः प्रशिक्षित हो। यह भी सही है। वीज़ा लेने के लिए इंटरव्यू बोर्ड जाने से पहले विदेशों में जाने के लिए लोग आजकल काउंसलिंग लेते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं।
किसी संस्थान से जुड़ने से पहले छात्रों और अभिभावकों के लिए काउंसलिंग अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल सही। सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही दिए। सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा और सोच की अंतर्निर्भरता के बारे में दिए गए दो विचार के मामले में एक दूसरे से भिन्न है। भाषा और सोच की अंतर्निर्भरता, भाषा वो व सोच समस्या का समाधान करती या नहीं, इस पर मतलब समझने वाली बात यह है कि भाषा और सोच दो चीज़ें, एक भाषा एक सोच है, इनको अंतर्निर्भरता के बारे में दो विचार देना। तो दो विचार देना किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाएगी? दो विचार देना मतलब भाषा सोच को निर्धारित या इसके उलट कार्य करती है या नहीं, इस पर विचार करना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण को माप सकते हैं। तो बुद्धि प्रक्रिया को हम किस प्रकार से माप सकते हैं? भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन लॉजिक वाला प्रश्न है, क्योंकि इस लॉजिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन लॉजिकों को हमें ध्यान देना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, इसमें अंदाज लगाना है, अंदाज करना है, समझना है, पुनर्निवेदन करना है। तो यहाँ पे जो प्रचालन रूप से परिभाषित बुद्धिमत्ता, बुद्धि परीक्षण जो होती है, प्रचालन रूप से परिभाषित बुद्धिमत्ता को जो है माप सकते हैं। मतलब बुद्धि परीक्षण मापने के एक व्यक्ति समस्या को हल करने में बुद्धि का उपयोग करता है, इसलिए आपका प्रचालन इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं प्यारा सा प्रश्न अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? देखिए, सबकी आलोचनाएं भी होती हैं। यह केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता के वजूद है। यह छात्रों को अपनी प्रतिभा की खोज करने का अवसर देती है। तो ये आलोचना ही पॉजिटिव होगा, आलोचना पहला होगा, क्योंकि केवल प्रतिभा दे दिया गया इसलिए आलोचना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी पॉजिटिव के छात्रों को अपनी प्रतिभा की खोज करने का अवसर मिले, यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, इसे अनुभविक साक्ष्य द्वारा बिल्कुल समर्थित नहीं किया जा सकता। तो सारे ऑप्शन को पढ़िए, समझिए। बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है, सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं। बच्चों का जो भाषा विकास होता है बेहतर सामाजिक आर्थिक वातावरण और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो तीनों की क्या किस में दिया गया? पहले ऑप्शन में दिया गया, तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे द्वारा विचार निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कि बच्चा यहाँ पे विचार का निर्माण कर रहा है। जब बच्चा कोई विचार का निर्माण करता है तो विचार विकास की एक निर्धारित पैटर्न होता है। यह विचार स्वाभाविक है, श्रेणीबद्ध है, क्या हो जाएगा? सभी लोग सोचिए, सोचने के साथ साथ सभी को कमेंट भी करना है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए कि एक बच्चे के द्वारा विचार निर्माण के बारे में क्या सही दिया गया। विचार जो होता है विकास के एक निर्धारित पैटर्न होता है, मतलब बच्चों में विचारों और धारणाओं का निर्माण एक निश्चित और व्यवस्थित विकासवादी पैटर्न का पालन करता है, और बच्चे हमेशा पहले सरल प्रत्यक्ष मूर्त चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उम्र व अनुभव बढ़ने के साथ साथ वे जटिल अमूर्त विचारों की ओर बढ़ते हैं, इसलिए विचार निर्माण की एक निर्धारित पैटर्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे शिक्षक अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक परिस्थितियों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते? प्रोत्साहित शब्द दे दिया गया, मतलब समझ गए किसको? एक कौन सा एक तरीका नहीं है? देखिए, संकल्पनाओं को समझने के लिए प्रमाणित रूपों का प्रयोग करना ये तरीका होगा, रटकर याद रखना ये तरीका नहीं होगा, विषय में पढ़ाना ये तरीका होगा। तो ये तो पूछा जा रहा है क्या तरीका नहीं, तो रटकर सीखने का अभ्यास करें ये तरीका नहीं होगा, इसलिए कार्य क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन को हम सही कर देंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न प्यारा सा कि बच्चों में जीवन किस प्रकार की बुद्धि और विकास देखा जाता है। तो बच्चों में जीवन में जो विकास भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्ट, तीनों प्रकार से हम देख सकते हैं। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए कथनों पर विश्लेषण करना है और सही विकल्प का चयन करना है कि पहली बार मां बनने को अधिक प्रसव पीड़ा हो सकती है और गर्भ के अधिक असुविधाजनक संकुचन हो सकता है। एक मां जो दूसरी बार बच्चे की उम्मीद कर रही है वह पहली बार की तुलना में अधिक तेजी से जन्म देगी। इस प्रकार के जो कथन है विश्लेषण है,
और विश्लेषण जो कथन होते हैं, इसमें दोनों कथन हमारे सही दिए गए, दोनों चीज़ें हो सकती। इसके बाद है कि बच्चों द्वारा बिस्तर गीला करना किसकी मदद से कम किया जा सकता है। अक्सर देखते होंगे ना, आमतौर पे ये चीज़ें होती हैं घरों में और हर बच्चा लगभग करता है। तो बच्चों द्वारा बिस्तर गीला करने में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दंड देना गलत है, डांट देना गलत है, गीला करने अति प्रशंसा कर देना गलत है। तो घर का सुकून भरा माहौल कि बच्चे रात में बिस्तर गीला अक्सर तनाव या डर या सुरक्षा की भावना के कारण करते हैं। प्यार और तनाव मुक्त पारिवारिक माहौल देने से समय समय धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो डर और तनाव से बच्चे ये चीज़ें क्रियाएं होती हैं, तो इसको ख़त्म करना है। किशोर न्याय अर्थात बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार जांच के दौरान और बाद में किस उम्र तक के बच्चों को सुरक्षित स्थान में रखा जाना चाहिए, जिसके बाद न्यायालय द्वारा बच्चे का मूल्यांकन किया जा सके। तो 2015 के अकॉर्डिंग गंभीर मामलों में 16 से 18 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर 21 वर्ष होगा। पूरी सुरक्षित स्थान में रखा तो 21 वर्ष हो। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन सी कमी बाल अपराध को जन्म देती है? स्कूल प्रशासन की एक कमी होती है कि बच्चों को अनुशासित करने के प्रति बहुत नरम दृष्टिकोण, स्कूल में मनोरंजन की कम उपलब्धता। दोनों रीजन हो सकते हैं, दोनों रीजन है जो स्कूल प्रशासन की बाल अपराध को जन्म देगी। इसके बाद देखते हैं बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, अगला प्रश्न कि खाली स्थान बच्चों में परिवर्तन लाने की बजाय व्यवस्था में परिवर्तन लाने पर जोर देता है, मुख्यधारा या एकीकृत शिक्षा? कौन कौन जोर देता है? देखिए, अवधारणा वास्तव में समावेशी शिक्षा की है। अवधारणा जो होती है वास्तव में समावेशी शिक्षा की है। मतलब समावेशी शिक्षा बच्चों को बदलने के बजाय बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पूरी शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण को बदलने पर बल देती है। इसलिए ना तो ये सही है ना तो बी सही है, डी ऑप्शन को चयन करें। इसके बाद है कि एक लड़का एच कक्षा 7 में पढ़ता है, उसकी उच्च संकल्पनाओं को समझने की क्षमता उसकी उम्र से कम है। उसका मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? मतलब उसकी उस संकल्पना समझने की क्षमता कम है, तो IQ लेवल कम है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सोचिए, एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं? समान मूल्यांकन परीक्षा में बच्चों के प्रदर्शन के अनुसार का आकलन करें, मामले को उसके माता पिता को संज्ञान में लाएं, लड़के को एक विशेष स्कूल में भेजने के लिए स्कूल की सलाह दें, या उसका आकलन करते समय कठिन अवधारणाओं को बाहर रखें। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा कठिन है, कठिन अवधारणा को उससे बाहर निकाल दीजिए आकलन करते समय, कठिन अवधारणा को उसको मत आंकिए, तो ये बेहतर हो जाएगा। कम मानसिक मंदता वाले बच्चे की IQ सीमा पूछी जा रही है। जो कम मानसिक मंदता वाले होते हैं उनकी सीमा 50 से लेकर 75 तक होती है। एक होता है माइल्ड हल्का, जिस कैटेगरी पे हम रखते हैं 70 से 75, ये माइल्ड कम हल्का होता है। एक मॉडरेट होता है, मॉडरेट में 35 से 49 IQ लेवल होता है, जो मॉडरेट होता है कम बौद्धिक क्षमता में। एक होता है सीवियर यानी गंभीर, सीवियर गंभीर को हम रखते हैं 20 से लेकर 34 तक। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में दृष्टि हानि की प्रमुख कारणों में से एक होती? विटामिन ए रतौंधी, रतौंधी की कमी से बच्चों में स्थायी दृष्टि हानि अंधापन हो सकता है। विटामिन ए आँखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, ये आप सभी लोगों को हमें कमेंट करके अवश्य बताना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका संबंधी दुर्बलताओं के कारण में शामिल है, दुर्बलताओं के कारणों में शामिल है जो अधिगम अक्षमता का कारण बन सकता है? अब अधिगम अक्षमता दे दिया गया, उत्तर क्लियर हो गया। अनुवांशिकता या बच्चों का कुपोषण, दोनों चीज़ें हैं, अर्थात सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल दुर्बलताएं जो अधिक अक्षमता का कारण बनती हैं वे अनुवांशिक कारण से होता है, और बचपन में गंभीर कुपोषण कारण मस्तिष्क विकास प्रभावित होने हो, तो दोनों चीज़ें हैं, बच्चे कुपोषण और अनुवांशिकता भी होता है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों की विशेषता है? जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी विशेषता कौन सी है? उनमें मौखिक क्षमता की कमी होती है,
उनके पास बहुत कम शब्दावली होती है, वे डिग्री या सर्टिफिकेट से ज़्यादा ज्ञान अर्जन की ओर अधिक प्रेरित होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 1 और 2 दोनों, ये दोनों जो हैं पिछड़े बच्चों की विशेषता है कि मौखिक क्षमता की कमी होती है, बहुत कम शब्दावली उनके पास होती है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत एक विशिष्ट संस्कृति के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन अन्य संस्कृतियों के लिए नहीं। यह अभिविन्यास की तुलना में अभिविन्यास पर अधिक आधारित है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत एक विशिष्ट संस्कृति के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन अन्य संस्कृतियों के लिए नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह सामूहिक अभिविन्यास की तुलना में दृष्टिवादी अभिविन्यास पर अधिक देता है। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, यह सामूहिक के बजाय किसमें देता है? दृष्टिवादी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अस्थि मेरुदंड के पूर्ण बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात दोष क्या कहलाता है? अस्थि मेरुदंड के पूर्ण बंद होने की विफलता से उत्पन्न जन्मजात दोष प्रमस्तिष्क पक्षपात, स्पाइना विफिडा, मेरुदंड की हड्डी में चोट, या दिए विकल्प में से कोई नहीं। तो आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि अस्थि मेरुदंड के पूर्ण रूप बंद होने की विफलता को उत्पन्न जो जन्मजात दोष होता है वह स्पाइना विफिडा कहलाता है। एक जन्मजात न्यूरल ट्यूब दोष होता है जिसमें गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है। तो ये रहे आज के हमने टॉप 30 प्रश्न मिक्स क्वेश्चन पीआई की सीरीज के। 30 में से क्या प्रश्न कितने सही हुए सभी को कमेंट करके अवश्य बताना। बाकी सभी सीरीज चल रही हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एमपीटेड वर्ग 3 पीआई की सीरीज लिखा रहेगा, प्लेलिस्ट ऑप्शन जाएंगे, सारी क्लासेज आप अटेंड करिए, तैयारी बेहतर कीजिए और मिलते हैं आपके अगले सेशन अगले पीआई की सीरीज पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।